कभी कभी सस्ते के चक्कर में इंसान महंगी मुसीबत मोल ले लेता है। इस बारे में बताने को तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर इससे अच्छा सोचा क्यों ना आपको एक कहानी ही सुना देती हैं। सस्ते के चक्कर में किसी ने एक फ्लैट खरीदा और अपने पूरे परिवार को आत्माओं के बीच ले आया। बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि इन सब से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर। फिर यहाँ तो एक छत के नीचे भूत प्रेत और परिवार एक साथ रह रहा है। वैसे तो ये यहाँ ज़्यादा वक्त तक रह नहीं पाए, पर जितना वक्त भी इन्होंने यहाँ बिताया वो वक्त ज़िंदगी में इनके एक डर बनकर इनके साथ हो लिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियों का सिलसिला चलता रहता है। इंट्रो के बाद शुरू करेंगे आज की भूतिया कहानी। मिडिल क्लास परिवार के लिए खुद का घर बहुत बड़ा सपना होता है। ठीक उसी तरह ये भी एक ऐसे ही मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। सबसे पहले आपको इस परिवार से मिलवाते हैं। इस परिवार में राकेश जी और उनकी धर्मपत्नी और एक 8 साल का लड़का है, और इनके परिवार की मुखिया जो कि राकेश जी की माता जी हैं। ये बात है 2005 की, जब राकेश जी का परिवार मेरठ में रह रहा था और राकेश जी मेरठ से दिल्ली रोज अपने काम के सिलसिले में आया जाया करते थे। राकेश जी की नौकरी दिल्ली में थी और एक बहुत अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर थे। ये मेरठ में किराए के मकान में रहा करते थे और इन्होंने बहुत पहले ये सोचा था कि हम बहुत जल्द खुद का घर बनाएंगे। राकेश जी के बेटे का नाम रिंकू है। छोटा सा परिवार है, ना किसी से लेना देना ना कोई बात। इनकी ज़िंदगी मेरठ तक तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, पर जैसे ही ये दिल्ली आए इनकी ज़िंदगी में एक बुरे वक्त ने दस्तक दे दी। होता क्या है कि राकेश जी को उनकी कंपनी में प्रमोशन मिला और कंपनी ने इन्हें 3 से 4 फ्लैट की लोकेशन बताते हुए कहा, आप इन घरों को देख लो, इनमें से जो आपको अच्छा लगे उस घर में आप शिफ्ट हो जाओ, वो घर आपको कंपनी गिफ्ट कर देगी। ये सुनकर राकेश जी बहुत ज़्यादा खुश हुए, और होते भी क्यों ना, इतने सालों का वो सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा था। कंपनी ने उन्हें 3 दिन की छुट्टी देते हुए कहा कि इस बीच आप घर देख लो और उसमें शिफ्ट हो जाओ। राकेश जी तुरंत दिल्ली से मेरठ पहुंचे और एक मिठाई के डिब्बे के साथ अपनी धर्मपत्नी और माता जी को खुशखबरी सुनाई। घर वाली बात सुनकर उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने इस खुशी को एक दूसरे से मिल बांट कर जिया और सब बहुत खुश थे। अगले ही दिन राकेश जी और उनका परिवार दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कंपनी के बताए घरों को जाकर देखा। वैसे तो सारे घर अच्छे ही थे, लेकिन इनमें से एक घर था जो हालांकि एक अपार्टमेंट था, जो हाल ही में बनकर तैयार हुआ था, और इसमें करीब 11 फ्लोर थे और 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट था जिसका नंबर था 117। इन्हें यह फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इनके परिवार के हिसाब से इस फ्लैट में काफ़ी जगह थी और ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो इसमें काफ़ी फ्लैट अभी खाली ही थे। इन्होंने इस फ्लैट के लिए कंपनी को हाँ कर दी और सब खुशी खुशी वापस मेरठ लौट आए। माता जी ने राकेश से कहा कि बेटा, हम कल उस घर में रहने जा रहे हैं, तो एक बार पूजा करवा लेना चाहिए। घर में प्रवेश से पहले उसमें ईश्वर को स्थान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो राकेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं अम्मा, एक बार चलते हैं, फिर बाकी कल मैं वहाँ कोई पंडित जी को बुलवा कर पूजा करवा लूँगा। ये अगले दिन दोपहर 12 बजे तक वापस अपने उस फ्लैट नंबर 117 में पहुंच गए। यहाँ इन लोगों को सामान सेट करते करते शाम हो गई। राकेश जी यहाँ ना तो कोई पूजा करवा पाए और ना ही किसी पंडित जी को बुलवा पाए। कह सकते हैं कि माता जी के मन का जो डर था वो जल्द ही धीरे धीरे सच की ओर बढ़ रहा था। दिन भर काम करके सब थक चुके थे और काफ़ी सामान बाकी था, तो यहाँ इन्होंने सोचा कि खाना बाहर से ले आते हैं और बाकी कल रसोई का सामान सेट कर लेंगे। ये और इनका बेटा रिंकू दोनों गाड़ी से बाहर खाने पीने की चीजें लेने के लिए निकल गए। इन्हें वापस आते आते करीब रात के 10 बज चुके थे। राकेश जी अपनी गाड़ी पार्किंग कर रहे थे, तभी रिंकू ने अपने पापा को ऊपर की ओर अपने फ्लैट की ओर इशारा किया। पापा ने 2 कदम पीछे होकर ऊपर देखा तो वहां बालकनी में कोई नजर आया। ये कोई बच्चा था जो करीब 2 से 3 साल का होगा, जो बालकनी में नीचे की ओर अपने पैर लटकाकर बैठा था। राकेश जी और रिंकू जल्दी से अपने फ्लैट की ओर पहुंचे
और सीधा बालकनी में गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इनकी पत्नी ने पूछा कि अरे बालकनी में क्या देख रहे हो? राकेश जी ने पूछा कि क्या हमारे जाने के बाद कोई घर पे आया था या कोई बच्चा आया था? तो इनकी पत्नी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, हमें यहाँ आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ, हमारे पास कौन आएगा? अभी जो आप खाने पीने की चीज़ें लाए हो वो जल्दी दो, भूख लग रही है। यहाँ ये बात बस आई गई में निकल गई। सबने खाना वाना खाया और इधर उधर की बातें की और सब सो गए। यहाँ इनकी धर्मपत्नी और राकेश जी एक कमरे में सो रहे थे और रिंकू अपनी दादी के साथ दूसरे कमरे में। रात के करीब 1 बज रहे थे तो घर में बर्तन गिरने की आवाज़ हुई, लेकिन इस आवाज़ से सिर्फ राकेश जी की आंखें खुली। ये उठे और कमरे से बाहर आए। बाहर आकर देखा तो स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। इन्होंने स्टोर रूम की लाइट जलाई तो देखा अंदर झांक कर कि रिंकू वहाँ सोया हुआ था। राकेश जी ने रिंकू को उठाया और उससे कहा कि बेटा यहाँ क्यों सो रहे हो, दादी के पास जाओ, वहाँ सो, और तुम्हें अगर ये स्टोर रूम पसंद है तो तुम इसमें सुबह सफाई करवा लेना, फिर इसी में सोया करना। रिंकू अपनी दादी के कमरे में चला गया और सो गया। राकेश जी ने ध्यान दिया कि जब रिंकू चल रहा था तब उसका एक पैर घसीट रहा था। राकेश जी ने सोचा कि बच्चा नींद में है इसलिए ऐसे चल रहा है। ये इस बात को भूलकर वापस अपने कमरे में गए और सो गए। सुबह हुई और सब अपने अपने काम में लग गए। राकेश जी भी अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने काम के लिए निकल गए थे और घर में माता जी और उनकी पत्नी घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। रिंकू जब सोकर उठा तो थोड़ा झुककर चल रहा था, जैसे उसके कंधे पर कोई वजन रखा हो। मम्मी ने उससे 1-2 बार पूछा तो लेकिन उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मम्मी ने सोचा कि हो सकता है इतना काम करने की वजह से कमर में दर्द हो गया हो और बच्चा है कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने पति को फोन किया और छुट्टी लेकर घर आने को कहा। राकेश जी ने भी ठीक ऐसा ही किया। वो घर आए और रवि को पास ही के डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया और कुछ दवाइयां ले आए। जब ये घर में खेल रहा था तब राकेश जी भी कोई काम कर रहे थे। तब अचानक से उन्होंने एक पल के लिए रिंकू को आईने में देखा। रिंकू के कंधे पर कोई बच्चा बैठा नजर आया। राकेश जी एकदम से डर गए, क्योंकि जब वो पलटे तो रिंकू के कंधे पर कोई नहीं था। यहाँ उन्हें ये समझ आ चुका था कि उन्होंने बीती रात जिस बच्चे को बालकनी में देखा था, हो ना हो ये वही बच्चा है जो रिंकू के कंधे पर बैठा है। राकेश जी ने रिंकू को अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा तुम झुककर क्यों चल रहे हो, मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। तब रिंकू ने कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर राकेश जी 2 कदम पीछे हट गए थे। रिंकू ने कहा कि पापा, वो जो बच्चे को हमने कल बालकनी में देखा था वो मेरे कंधे पर आकर बैठ गया है, और आपको पता उसकी मम्मी भी हमारे घर में रहती है, लेकिन वो दिखने में थोड़ी अलग है, वो थोड़ी डरावनी है, वो जमीन पर घिसट कर चलती है। राकेश जी को अब यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी अम्मा जी ने उन्हें आवाज़ दी और जल्दी से अपने पास बुलाया। जाकर देखा तो अम्मा जी एक कोने में मंदिर की स्थापना कर रही थी। वो घर में ईश्वर को स्थान दे रही थी, लेकिन इस बॉक्स में वो जो पुराने घर से ईश्वर की तस्वीरें मूर्ति लेकर आई थी वो सब खंडित हो चुकी थी। और ये बहुत हैरानी की बात है कि सारा सामान एक साथ आया था, लेकिन रसोई में जो भी कांच के बर्तन थे वो एकदम सही थे, लेकिन ईश्वर की मूर्ति सारी खंडित हो चुकी थी। इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना ज़्यादा सोचा कि हो सकता है सामान इधर उधर कहीं भिड़ गया होगा, इस वजह से मूर्ति खंडित हो गई होगी। लेकिन यहाँ अम्मा जी को समझ आ चुका था कि यह अशुभ संकेत है। अम्मा जी ने राकेश जी से कहा कि कल आसपास किसी भी मंदिर में से पंडित जी को बुलवा कर लाओ और सबसे पहले घर में पूजा करवाओ। यहाँ सबने अम्मा जी की बात रखी और उनकी इच्छा का सम्मान किया। अम्मा जी ने बालाजी की तस्वीर को वहीं किनारे की ओर लगाया और वहाँ एक दिया जलाया। दिए के जलते से ही घर के स्टोर रूम में कुछ आवाज़ सी हुई। आवाज़ को सुनकर राकेश जी स्टोर रूम की ओर गए तो वहाँ जाकर देखा कि वहाँ फर्श पर रिंकू बैठा हुआ था। राकेश जी ने रिंकू को बुलाया और पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो अंधेरे में। तो रिंकू ने कहा कि पापा मैं नहीं आया, अपने घर में वो जो आंटी रहती हैं ना, जो ज़मीन पर घिसट कर चलती हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। वो मुझे डराती हैं और उनका लड़का बार बार मेरे कंधे पर आकर बैठ जाता है। पापा ने स्टोर रूम में झाँक कर देखा तो उन्हें अंधेरे में 2 आंखें चमकती हुई नजर आई। पापा की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ वो लाइट चालू करके देख लें। उन्होंने तुरंत स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और रिंकू को अंदर वाले कमरे में लेकर आए और पूछा कि तुम्हें वो बच्चा अभी कहाँ नजर आ रहा है।
रिंकू ने अपने पापा के पैरों की ओर इशारा किया। राकेश जी के मन में बहुत सी बातें थीं, लेकिन यहाँ वो कर भी क्या सकते थे। राकेश जी ने अम्मा जी से कहा कि हम सब परिवार एक साथ बैठकर बालाजी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अम्मा जी ने कहा कि क्या हुआ, कोई समस्या लग रही है क्या? राकेश जी ने कहा कि अम्मा जी, अब क्या बताऊं, जो हो रहा है और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उन सब पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने परिवार की चिंता है। अम्मा जी ने कहा कि जो तूने देखा है वो सब सच है। मैंने भी यहाँ स्टोर रूम में कुछ महसूस किया है, इसलिए कल पंडित जी को हर हाल में बुलवाओ और घर में पूजा करवाओ। इन लोगों ने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, लेकिन बीच में ही रिंकू की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। वो अचानक से नीचे फर्श पर गिर गया और उससे उठा नहीं जा रहा था। राकेश जी ने जब रिंकू को उठाने की कोशिश की तो यहाँ रिंकू अपने पिता से उठ भी नहीं पाया। राकेश जी की पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। अब यहाँ राकेश जी क्या बताएं कि यहाँ वो अपने ही बच्चे का भार नहीं उठा पा रहे। राकेश जी ने अपनी पत्नी को पीछे आईने में देखने का इशारा किया। उन्होंने देखा कि कोई रिंकू की छाती पर चढ़कर बैठा हुआ है। यहाँ अब हालात भयानक होते जा रहे थे। रिंकू को किसी तरह उठाया गया और अम्मा जी ने हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया। अभी इस घर में शांति थी। अम्मा जी अपने कमरे में सो रही थी और सब एक कमरे में बैठे बस किसी तरह इस रात के बीतने का इंतजार कर रहे थे कि तभी रिंकू अचानक से उठा और राकेश जी के पीछे छुपने लगा। राकेश जी ने रिंकू से पूछा तो उसने कहा कि उस बच्चे की अम्मी हमारे कमरे में है और वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही हैं। वो किसी जानवर की तरह दिखती हैं। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। अब यहाँ सबको डर लग रहा था कि तभी रसोई में कुछ आवाज़ हुई। हिम्मत करके सब यहाँ से रसोई की ओर गए। वहाँ जाकर देखा कि सारे बर्तन एक साथ बिखरे हुए थे। अब ये वापस अपने कमरे में आए तो राकेश जी की नज़र उनकी पत्नी पर गई। वो सर को नीचे झुकाए एक कोने में सिमट कर बैठी थी। राकेश जी उनके पास गए और उनसे बात करने की कोशिश की, तो जैसे ही उनकी धर्मपत्नी ने सिर को ऊपर किया, राकेश जी 2 कदम पीछे आ गए। उनकी आंखें पूरी लाल थीं और चेहरे पर कुछ घाव से थे। राकेश जी की पत्नी उठी और रसोई की ओर चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने दूध गर्म किया और उबलते हुए दूध को एक बार में ही पूरा पी लिया। ये देखकर राकेश जी जल्दी से वहाँ गए और उन्होंने किसी तरीके से अपनी पत्नी को रोका, लेकिन तब तक उनकी पत्नी का मुंह गर्म दूध की वजह से काफ़ी जल चुका था। अम्मा जी उठी और फिर अम्मा जी ने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने ईश्वर के आगे, अपने बालाजी के आगे हाथ फैलाए, उनसे मदद मांगी। अम्मा जी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और इस बीच घर में लगातार एक से भयानक एक हरकतें हुई। किसी तरह सुबह हुई और सुबह पंडित जी को बुलवाया गया और राकेश जी को अपने पूरे परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलना पड़ा। कहा जाता है कि वो जो परिवार है वो आज भी उसी फ्लैट में रह रहा है। हालांकि अब यहाँ वो प्रेत नहीं है, लेकिन राकेश जी की पत्नी पर हमेशा के लिए वो प्रेत अपना असर छोड़ गया। राकेश जी की पत्नी की आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। आज की कहानी में तो सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम आकाश है।